हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। बेटा आज जो है, आज हम नेचर एंड पर्पस ऑफ जो बिजनेस था, जो 11th का चैप्टर नंबर 1 है, इसका आज लास्ट है। इसमें आपको पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज जो है बेटा, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे कॉमर्स से। किससे स्टार्ट करेंगे? जो तुम्हारा टॉपिक बचा हुआ है वो स्टार्ट होता है कॉमर्स से। कॉमर्स का मतलब क्या हो गया? ये कहता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हेल्प करता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। कहने का क्या मतलब हो गया बेटा? कॉमर्स बात करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करेगा तुमको कमोडिटी को उसके अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए ये मदद करता है। कौन मदद करता है? कॉमर्स मदद करता है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस के बारे में हम जान लेते हैं कि इसका फंक्शन होता क्या है। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ कॉमर्स की अगर हम बात करें तो पहला बात करता है हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ये क्या करता है? ये मदद करता है प्लेस की दिक्कत को दूर करने के लिए। प्लेस की दिक्कत को कैसे दूर करने के लिए? देखो, कोई एक कमोडिटी मान लो कि वो दिल्ली में बन रही हो। कहां बन रही हो? दिल्ली में बन रही हो, और तुम कहीं किसी दूसरे देश में हो, मतलब सॉरी दूसरी जगह पे हो। मान लो, देश की तो बातें छोड़ दो, हाँ देश में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम हो लखनऊ में। अब मैं एग्जांपल लेता हूं किसकी? कुरकुरे की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? कुरकुरे की बात कर रहा हूं। कुरकुरे दिल्ली में कहीं बन रहा है किसी इंडस्ट्री में, और लखनऊ में चला गया। ये कॉमर्स जो है इसमें हेल्प कर रहा है। किसकी वजह से? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, क्योंकि ये क्या दे रहा है? ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है कमोडिटी को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए। तो जो प्लेस का हिंड्रेंस है, कहने का मतलब ये हो गया कि जहां पे तुम बनाओगे खाली वहीं तो नहीं बेचोगे ना। जैसे जैसे तुम्हारा बिजनेस बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। अब कमोडिटी की डिमांड बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा? उसका लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ाना होगा तुमको। आज वो यहां मिल रहा है, मान लो कि मैं आज बनारस में हूं, तो बनारस में मैंने कोई सामान बना दिया। ठीक, मेरी कंपनी बड़ी हो गई। अब वो सामान कलकत्ता में डिमांड हो रही है, उसकी बॉम्बे में डिमांड हो रही है, या उसकी डिमांड दिल्ली में हो रही है, उसकी डिमांड केरला में हो रही है, उड़ीसा में हो रही है। तो यहां से सामान जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ठीक है, तो जो प्लेस की दिक्कत है उसको कॉमर्स दूर करता है एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसकी वजह से वो कम्युनिटी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती है। बनारसी साड़ियों का ही एग्जाम्पल ले लो। बनारसी साड़ियों की डिमांड हर जगह है। अगर मैं क्या करूं, बनारसी साड़ी जो है ये हर जगह भी लोग पहनना चाहते हैं, तो खाली वो बनारस में मिलेगी? नहीं, वो दिल्ली में भी मिलती है, वो लखनऊ में भी मिलती है, वो केरला में भी मिलती है, वो उड़ीसा में भी मिलती है, वो महाराष्ट्र में भी मिलती है। ये क्यों हो पाता है? ये इसलिए हो पाता है कि ट्रांसपोर्टेशन की मदद से वो कमोडिटी तुम्हारी वहां तक चली जाती है। ठीक, इसी में जो दूसरा पॉइंट है वो बात करता है किसकी? हिंड्रेंस जो होगा तुम्हारा किसका? पर्सन का। हिंड्रेंस किसका? पर्सन का। हिंड्रेंस किसका बेटा? पर्सन का। हिंड्रेंस किसका बेटा? पर्सन का। कैसे? देखो, अगर मैं बात करता हूं कि ये देखो, अगर मैं बात करता हूं कि जैसे क्या होता है, कमोडिटी कौन कौन बनाता है? कमोडिटी कौन कौन बनाता है? कमोडिटी एक प्रोड्यूसर बनाता है, और उसको कंज्यूम कौन करता है? एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है कि नहीं करता है? तो प्रोड्यूसर जो बना रहा है कमोडिटी, ये कमोडिटी कंज्यूमर तक पहुंचती है, क्योंकि बनाने वाले भी अलग हैं और खाने वाले भी अलग हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है?
तो विद द हेल्प ऑफ क्या, अब एक प्रोड्यूसर, एक जो मैन्युफैक्चरर है वो एक कमोडिटी को मैन्युफैक्चर कर रहा है, दूसरी तरफ वो एक होलसेलर को ले गया, होलसेलर ने एक रिटेलर तक ले गए, एक रिटेलर एक पर्सन तक, एक कंज्यूमर तक कमोडिटी को लेके चले गए। बोलो, मैगी खाते हो, मैगी जहां से बन रही नेस्ले वाले सीधे मुंह में डाल देते हैं क्या, लीजिए आइए साहब, आप ही के तो इंतजार था, आप ही खाएंगे? नहीं ना, ऐसा तो होता नहीं है कि नेस्ले वाले घर घर पहुंच के मैगी पहुंचा रहे हैं, नहीं होता है ना ऐसा। वो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? वो होलसेलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिटेलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो कमोडिटी तुम्हारे घर तक आ सके। एक छोटे से गांव में भी चले जाओगे तुमको मैगी मिल जाएगी, एक गांव के, एक तुम मनाली के ऊपर भी चले जाओ तो लोग मैगी बना के खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि वो प्रोसेस के थ्रू जाता है, वो यहां से वहां पहुंच गया। वो जो पर्सन की हिंड्रेंस है, जो लोगों की एक दूसरे से दिक्कतें हैं, कहने का मतलब क्या हो गया कि आप जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, तुम क्या सबसे रिश्ता रखते हो? नहीं रखते हो। क्या अंबानी चाचा को जानते हो? नहीं जानते हो। देखे हो ऐसे, चलो ठीक है, टीवी में देख लिए, मोबाइल में देख लिए, कैमरे पे मान लो कहीं देख लिए, इधर उधर देख लिए, मगर ऐसे पर्सनल मुलाकात होती है, रोज उनके सामने उठना बैठना है? नहीं ना। तो जो हिंड्रेंस वाला जो आते है दिक्कत पर्सन के साथ, उसको भी ये दूर करता है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट देखो क्या हो जाएगा। तीसरा पॉइंट बात करता है किसकी? टाइम की बात करता है। किसकी बात करता है? टाइम की बात करता है। हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम को जो कमोडिटी की जो हिंड्रेंस होती है उसको वो ये दूर करता है। कैसे दूर करता है? जैसे देखो, कोई हम पैकेट खरीदते हैं, उस पे क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है ना कि 23/10/2024 तक आप कंज्यूम कर पाएंगे। 23/10/2024 तक आप कंज्यूम कर पाएंगे। ये क्यों कर पा रहे हो? ये कर पा रहे हो कॉमर्स की वजह से। मान लो हम लोग देखो, गर्मियों के समय भी सफल मटर कभी मिलता नहीं है, ठंडी के समय सफल मटर मिलता है ना, बट हम गर्मियों में भी सफल मटर खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? वेयर हाउस की वजह से, क्योंकि वेयर हाउस में वो सारे सामान रखे हुए हैं, उनको ठंडा करके रखा गया है ताकि आप गर्मियों में भी सफल मटर का मजा ले सके। पनीर में डालो, सफल मटर खाओ। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो जो टाइम का कंजम्पशन है, अब ये कमोडिटी कभी ना कभी, मान लो कि ये कमोडिटी अब आज के समय बनी हो, मान लो कि 22/10/2023 में बनी हो, मतलब दिसंबर या जनवरी, दिसंबर के महीने में 2023 में कमोडिटी बनी हो, और इसकी जो टाइमिंग है वो 2024 तक कंज्यूम करने की है। मतलब कि टाइम के समय को भी इन्होंने काट दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कमोडिटी आपको समय रहते हुए मिल जाती है। वो कॉमर्स के ही थ्रू तो हो पा रहा है, ट्रेड के ही थ्रू तो हो पा रहा है कि अब तुम अंडा खाने जाते हो, देखो तुम अंडा खाते हो तो अंडे की बहुत मैक्सिमम शेल्फ लाइफ 1 महीने के अंदर होती है। अब वो जो मोस्टली पार्ट ऑफ इंडिया है, अंडा या तो पंजाब से आएगा या तो हैदराबाद से आएगा। अगर मैं हैदराबाद से या पंजाब से आ रहा है और तुम रह रहे हो एकदम आसाम के साइड, तो वहां से वहां तक तो कैसे चला जाएगा? उड़ के चला जाएगा? नहीं, विद द हेल्प ऑफ अ कॉमर्स। मतलब कि बिजनेस के वे से, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो वहां तक पहुंच पा रहा है टाइम के अंदर, और तुम कंज्यूम कर पा रहे हो। तो ये जो हिंड्रेंस टाइम में आती है उसको ये दूर करता है। उसके बाद से क्या आता है? उसके बाद से आता है हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। जो रिस्क होता है उसको भी ये क्या करता है? कॉमर्स हिंडर कर, वो कर देता है, घटा देता है। कैसे? कोई एक बिजनेसमैन है, ठीक है, अब कोई एक बिजनेसमैन है, अब वो उसने एक फैक्ट्री डाली, उस फैक्ट्री में क्या लग गई? आग लग गई, फायर लग गई, आग लग गई। अब तो इसका पूरा फैक्ट्री जल गया। कहां से पैसा आएगा? इतना पैसा लगाया इसमें, करोड़ों रुपया लगाया, फैक्ट्री तो जल गई, काम 25 हो गया इसका। तो यहां पे जो कॉमर्स है यानी बिजनेस के फॉर्म्स हैं, ये इंश्योरेंस के थ्रू अपनी कंपनी को बचा लेगा और अपनी फैक्ट्री को भी बचा सकता है। नई फैक्ट्री डाल देगा, इंश्योरेंस के पैसे से नई फैक्ट्री डाल देगा। तो जो भी रिस्क है उसको ये क्या कर देता है? कॉमर्स कम कर देता है। ठीक, इसके बाद वाला जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। कोई भी कमोडिटी लेते हो तो वो क्या लेते हो? पैसे के थ्रू लेते हो ना। बोलो, कुछ भी लो, तुम एक गाड़ी लो,
ठीक है, तुम एक घड़ी लो या तुम एक घड़ी लेते हो, इन सब के बदले क्या देते हो? मनी देते हो ना। तुम कोई फ़ोन लेते हो, ये सब के बदले क्या देते हो? पैसा देते हो ना। पैसा देते हो कि नहीं देते हो? ये पैसा क्या सीधे सरकार तुमको मुंह में डाल दे रही है, लीजिए सब साहब पैसा लीजिए, आप ही का पैसा है, आप ही का तो इंतजार था। किसके थ्रू ये पैसा आता है? बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है? बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आता है। सैलरी भी आएगी तो बैंक में ही आएगी, पैसा जमा करोगे तो बैंक में ही जमा करोगे। तो बैंकिंग के थ्रू आप क्या करते हैं? थ्रू द बैंकिंग स्ट्रक्चर के थ्रू आप मनी को कंट्रोल करते हो, पैसे को कंट्रोल करते हो, और उसी पैसे से आप सामान खरीदते हो किसी प्रोड्यूसर से, किसी आप जो बनाने वाला है। आजकल के जमाने में तो यूपीआई हो रहा है। देखो, तुम अपने बैंकिंग से पैसा कटवा रहे हो, भट से जाते हो, 2 रुपए की टॉफी भी लिए तो फट से यूपीआई कर दिए। बैंकिंग के थ्रू तो हो पा रहा है। बैंक में वो पैसा जमा है, तुमने यूपीआई से कनेक्ट किया, डिजिटल पेमेंट कर दिया, कैश की जरूरत नहीं पड़ी तुमको। तो ये क्या हो गया है? ये एक्सचेंज में हेल्प करता है। जो दिक्कत पहले आती थी कि पैसा देने और लेने की बात होती थी, ये उसमें मदद करता है। ठीक, एक्सचेंज वाला मामला हो गया। उसके बाद से आता है हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब ये नॉलेज का मतलब क्या हो गया? किसी कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि ये कमोडिटी मार्केट में है और ये क्या करती है? बोलो, ये क्या करती है, तुमको कैसे पता चलेगा? देखो, तुमने एक पेन बनाई, जो पेन क्या करती है? इनफाइनाइट टाइम तक चलती है। इनफाइनाइट टाइम तक चलती है। इसमें किसी भी प्रकार की इंक आपको नहीं डालना है, कोई भी इंक नहीं डालनी है आपको। ये इनफाइनाइट टाइम तक चलने वाली पेन है। ये पेन जो है, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलने वाली पेन है। अब कंज्यूमर को कैसे पता होगा कि ये इनफाइनाइट टाइम तक चल रही है? बोलो, जैसे तुमको देखो याद होगा, राइटोमीटर एक पेन आती है जो कई हजार किलोमीटर तक चलती थी। उसका प्रचार होता था कई हजार किलोमीटर तक चलेगी। बोलो, डव का प्रचार देखते हो, लगाइए एकदम स्किन गोला पाइए, फेयर एंड लवली लगाते ही गोरे हो जाओ। ये सब कैसे पता चलता है तुमको? एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चलता है। किसके थ्रू पता चलता है? एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चलता है। एडवर्टीजमेंट देखते हो तब तुमको पता चलता है कि ओहो, फेयर एंड लवली लगाइए और गोरे हो जाइए। मसाला खाओ और उड़ जाओ। MDH मसाले, सच MDH है कि नहीं? बोलो, MDH का मसाला खाओ, हवा बनाओ। ये सब कैसे पता चला तुमको? फेयर एंड लवली कैसे पता चला? फेयर एंड लवली कैसे पता चला? डव कैसे पता चला? पियर्स कैसे पता चला? ये सब आपको पता चला एडवर्टीजमेंट के थ्रू। जब आपने एडवर्टीजमेंट किया तब आपको, लोगों को, कंज्यूमर को पता चला कि ओहो हो, मामला तो है, ये भी है, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो हिंड्रेंस आती है इसमें ये दूर करता है। अब इसमें बात आती है कि कॉमर्स में जो ट्रेड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ट्रेड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो, अब देखो, 2 तरह के ट्रेड होते हैं। एक तो हो गया इंटरनल ट्रेड, एक हो गया इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में 2 चीजें होती हैं। एक तो होगा होलसेलर, और एक होगा रिटेलर। एक क्या होगा? रिटेलर। होलसेलर का मतलब ये हो गया कि सामान को ये बल्क में लेगा। किस में लेगा? बल्क में लेगा। किससे लेगा? मैन्युफैक्चरर से ये क्या लेगा? बल्क में लेगा। दूसरी तरफ रिटेलर क्या लेता है? छोटे छोटे लॉट्स में लेता है। किससे? होलसेलर से। और इसको किसको बेचता है? कंज्यूमर को बेचता है। छोटे छोटे लॉट्स में लेता है और किसको बेचता है? कंज्यूमर को बेचता है। बट अभी का जो इंटरनल ट्रेड है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी क्या होगा? सीधे मैन्युफैक्चरर किसको दे रहा है? कंज्यूमर को दे रहा है। तो अब इंटरनल ट्रेड का मैटर कुछ अलग होता जा रहा है। फिलहाल अगर किताब की बात करें तो किताब में यही कहा है कि एक होलसेलर है जो मैन्युफैक्चरर से बल्क में लेता है और छोटे छोटे लॉट्स में रिटेलर को दे देता है, और रिटेलर किसको दे देता है? कंज्यूमर्स को दे देता है। ठीक, ये हो गया इंटरनल ट्रेड। दूसरा क्या आता है? इसी में दूसरा पॉइंट कहते हैं जिसको कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। किसको कहते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? देखो, एक्सटर्नल ट्रेड होते हैं 3 तरीके के। एक्सटर्नल ट्रेड जो होते हैं ये होते हैं 3 तरीके के। कौन कौन से?
पहला हो गया एक्सपोर्ट, दूसरा हो गया इंपोर्ट और तीसरा हो गया इंट्रापोर्ट। ये तो सबको पता होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो मैं मानता हूं कि आप सबको पता होगा कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, सामान को बाहर भेजना। मतलब कि ये क्या हो गया, कोई इंडिया है, इंडिया से कहां गया, दुबई गया, ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया, दुबई से कहां आया, दुबई से इंडिया में चला आया, ये हो गया इंपोर्ट। इंट्रापोर्ट को थोड़ा ध्यान से देखना। इंट्रापोर्ट का मतलब होता है कि जब कोई एक कंट्री में बाहर से कोई सामान भेजता है और यही सामान ये कंट्री क्या कर देती है, दूसरी कंट्री को भेज देती है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि दुबई से कोई सामान हमारे यहां इंडिया में आया और इंडिया ने क्या किया, इस सामान को थाईलैंड भेज दिया। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंट्रापोर्ट। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक, इसके बाद आता है कि कॉमर्स के कितने प्रकार होते हैं, या कॉमर्स या बिजनेस मॉडल्स में जो कॉमर्स है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी है, वो कैसे तुम करा पाते हो, कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा पाते हो। सबसे पहली बात तो ये देखो, बात करते हैं क्या कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया ट्रांसपोर्टेशन, पहला क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा हो गया बैंकिंग, तीसरा हो गया इंश्योरेंस, चौथा हो गया तुम्हारा वेयर हाउसिंग और पांचवा हो गया एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकते हो। बैंकिंग की वजह से मनी में एक्सचेंज सिस्टम आता है, जिसकी वजह से एक कमोडिटी को तुम खरीद और बेच पाते हो। इंश्योरेंस की वजह से कंपनियां क्या करती हैं, रिस्क फ्री हो जाती हैं, अपने कंपनी को वो बचा सकती हैं। वेयर हाउसिंग में सामानों को रखा जाता है, इनको यहां पे क्या किया जाता है, रखा जाता है, यानी स्टोर किया जाता है। और एडवर्टीजमेंट से कमोडिटी के बारे में नॉलेज क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है, नॉलेज क्रिएट होती है। ट्रांसपोर्टेशन से ए पॉइंट से बी पॉइंट जा सकते हो। दिल्ली से सामान बंबई जा सकता है, बंबई से कलकत्ता जा सकता है, कलकत्ता से महाराष्ट्र आ सकता है कि नहीं आ सकता है। बैंकिंग की वजह से पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। तुम जाते हो किसी दुकान पे समोसा खाते हो, को 10 रुपया यूपीआई कर दिया, किससे, बैंक से पैसा कटा, किसको गया, उस समोसे वाले को गया, एक खाते से दूसरे खाते में गया। कितना आसान हो गया। इंश्योरेंस कराए, तुमने कोई एक फैक्ट्री खोली, आग लग गई, इंश्योरेंस कराए थे, पैसा मिल गया। वेयर हाउसिंग, तुम्हारा आलू का काम है, आलू का सीजन खत्म होगा, तुमको आलू को स्टोर करना होगा, कहां स्टोर करोगे, वेयर हाउस में स्टोर करोगे। ठीक, और एडवर्टीजमेंट, तुम बताओगे कि मेरे पास ये नया सामान आया है, कैसे बताओगे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताओगे। टीवी में एडवर्टीजमेंट करोगे, इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट करोगे, यूट्यूब में करोगे, हर जगह करोगे। ठीक है, पेपर में लगाओगे तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू नॉलेज मिल जाती है कमोडिटी के बारे में। ठीक है, अब ये तो यहां तक तो चलो ठीक है, ये सब मामले तो हमको देख ही रहे थे। इसके बाद से बात आ रही थी बिजनेस के रिस्क के बारे में, कि बिजनेस में रिस्क कैसे होता है, बिजनेस के रिस्क क्या होते हैं और बिजनेस के रिस्क को कैसे हम कम कर सकते हैं, इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात हो रही है किसकी, अब बात हो रही है बिजनेस के रिस्क के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है बेटा, बिजनेस के रिस्क के बारे में बात हो रही है। ठीक, अब रिस्क का मतलब हो गया कि बिजनेस में रिस्क कब आता है। पहला जब आएगा तो ये आता है अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। तुमने कोई धंधा किया, मान लो कोरोना के समय, इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट है कोरोना के समय सब लोग अपना धंधा कर रहे थे, अचानक कोरोना आ गया, काम सबका क्या हो गया, 25 हो गया, तुरंत काम 25, तुरंत आपको धंधा अपना बंद करना पड़ गया। तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी है ना, अनसर्टेनिटी है। तुम ऐसी कंपनी खोल के रखे हो कि पता चला कि भूकंप आ गया, काम 25 हो गया। ठीक, तो ये हो सकता है। दूसरा देखो, दूसरा कहता है ये एक इसेंशियल पार्ट है किसका, ऑफ एनी बिजनेस।
कोई भी धंधा करोगे बेटा, उसमें क्या है, रिस्क क्या है, एक इसेंशियल पार्ट है ना, जरूरी है, बिना रिस्क कोई धंधा हो ही नहीं पाएगा। तुम समोसा ही बेच रहे हो, लोगों का मन बदल गया समोसा नहीं खाने का, क्या करोगे? लोग चले गए कि आज मैं बॉडी बनाऊंगा, लोग अब बॉडी फ्रीक हो गए, तुम्हारा काम तो खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है? तुमको पिज्जा खाना है, तुम जिसकी दुकान पे गए, पता चला कि पिज्जा खा रहे हो, गलती से उस पिज्जा में तुमको कीड़ा मिल गया, पूरा गांव हल्ला हो जाएगा, कह रहे तो उसके पिज्जे में कीड़ा मिलता है, तुम्हारा काम गंभीर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, तो ये एक इसेंशियल पार्ट है किसी भी बिजनेस का। तीसरा देखो, ठीक है, तीसरा आता है, ये करता है डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ जॉब, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ जॉब, या नेचर ऑफ बिजनेस कह सकते हो, या नेचर ऑफ जॉब कह सकते हो, ये आप कुछ भी कह सकते हैं। ये रिस्क, जितना बड़ा बिजनेस खोलोगे उतना ज्यादा रिस्क है। तुम घर से पैसा ले लिए, कहे कि चलो ठीक है आज चलते हैं, रिस्क लेंगे बहुत तगड़ा, ठीक है, तुमने 20 लाख रुपए का रिस्क लिया, अगर नुकसान होगा तो पूरा 20 लाख रुपए डूबेगा, नुकसान नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अच्छा बिजनेस तो चल ही रहा है। मगर तुम 20,000 का कोई काम चालू करो, 20,000 ही डूबेंगे तो 20,000 हट जाएगा, उसका तो 10% हुआ अमाउंट नहीं, उसका तो 1% अमाउंट है, 20 लाख का तो 1% अमाउंट है, तुमको तो 1% का नुकसान हुआ ना। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा बिजनेस कैसा है, ये भी इस पे फॉलो अप करता है। चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क, रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। अब क्या रिवॉर्ड होगा? प्रॉफिट रिवॉर्ड होगा। क्या रिवॉर्ड होगा? प्रॉफिट रिवॉर्ड होगा। रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क, इसका मतलब यह है कि तुम जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना ही ज्यादा तुमको प्रॉफिट होगा। समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ही ज्यादा तुमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब ये कंप्लीट हुआ यहां पे। इसके बाद चलते हैं कि रिस्क कितने टाइप के होते हैं, बिजनेस रिस्क के टाइप क्या होते हैं, या बिजनेस रिस्क कौन कौन से होते हैं, ये देख लो। बिजनेस रिस्क कौन कौन से होते हैं, देखो। अगर रिस्क की अगर हम बात करें, तो रिस्क में पहला जो रिस्क आता है इसको कहते हैं नेचुरल। क्या कहते हैं? नेचुरल। ठीक है, भगवान का दिया हुआ रिस्क है। अचानक भूकंप आ गया, अचानक बाढ़ आ गई, ठीक है, जहां तुम खोले तो गड्ढे में चला गया, ठीक है, पता चला वहां तेल निकल गया, काम तो 25, धंधा उंधा बंद करके अब घर जाओ। ठीक, तो ये नेचुरल होता है, ये अचानक हो जाएगा, भगवान का दिया हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अचानक आग ही लग गई, नेचुरल। तुम जबरदस्ती माचिस थोड़ी ना मारोगे अपने धंधे में कि मेरा मन कर रहा है माचिस लगा देंगे, नहीं ना, नेचुरली हुआ। ठीक, उसके बाद से क्या आता है? उसके बाद से आता है ह्यूमन रिस्क। क्या होता है? तुम्हारे एम्प्लॉय आ रहे थे गाड़ी से, पूरी गाड़ी ही पलट गई, पूरा एम्प्लॉय है साफ, स्ट्राइक कर दिए सब। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तुम्हारे यहां एम्प्लॉय काम करने आ रहे थे, गाड़ी पूरी पलट गई, सबका काम 25, अब क्या होगा? अब तो यहां तो काम लग गया तुम्हारा। तो ह्यूमन एरर भी हो जाता है, ह्यूमन की रिस्क की वजह से भी। इसके बाद से इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक का मतलब हो गया कि बिजनेस में वो रिस्क होते हैं जो इकोनॉमिकली आते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन ले लिया कि तुमको नुकसान हो गया, गवर्नमेंट ने कह दिया कि चलो ठीक है, कपड़े के दाम पे हम अपने टैक्स को बढ़ा दिए, तुम्हारे कपड़े की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि टैक्स ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो लोग कपड़ा लेना क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो आज ही गवर्नमेंट कह दे कि ऐसा है कि अब हमारे मार्केट में चाय नहीं बिकेगी, चाय का कोई भी डिमांड नहीं होगा, चाय किसी प्रकार से कोई नहीं बेच सकता, काम खत्म। बोलो, जैसे बिहार में हुआ, बिहार में तुम्हारा अल्कोहल बंद है, तो अल्कोहल का जो एनवायरमेंट बिहार में है अब वो तो खत्म हो गया। तो इकोनॉमिकली ये खतरनाक हो जाता है। ठीक है, नेचुरल हो गया, ह्यूमन हो गया, इकोनॉमिक हो गया, और अब आता है फिजिकल। अब क्या आता है? फिजिकल आता है। फिजिकल का मतलब ये हो गया कि तुम्हारी जो एसेट्स हैं वो नुकसान हो गया, उनको, तुम्हारी एसेट्स की वजह से तुमको क्या हुआ? नुकसान हो गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारी एसेट्स खराब हो गई, मशीन जो लगाए थे उसमें दिक्कतें आ गई, ठीक है, मशीन अचानक से आग पकड़ ली, तो ये सब क्या है? फिजिकल है। अब इन रिस्क को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? दो तरीके के रिस्क कंट्रोल होते हैं। एक तो देखो, जो ये भी रिस्क होता है, इसमें एक होता है इंश्योरेबल रिस्क, और एक होता है नॉन इंश्योरेबल रिस्क।
मतलब कि ऐसे रिस्क जिसको तुम इंश्योर कर सकते हो कि अगर नुकसान हुआ तो इससे हम झेल लेंगे, इससे बदले हमको पैसा मिल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा दे देगी। और नॉन इंश्योरेबल रिस्क में ना मुन्ना ना, बड़ी समस्या है, नहीं मिलेगा। देखो कौन कौन सा। अगर हम नेचुरल की बात करें, नेचुरल का मतलब ये हो गया कि कभी कभी क्या होता है कि जो कंडीशंस हो जाती हैं कि चलो ठीक है, बाढ़ की वजह से या इसकी वजह से, या तुम्हारा फिजिकल हो गया, मशीन में आग लग गई, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं इंश्योरेबल रिस्क। क्या होते हैं? इंश्योरेबल रिस्क होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? इंश्योरेबल रिस्क होते हैं। ह्यूमन, तुम्हारे गाड़ी पलट गई, मर गए सब, इकोनॉमिक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कपड़े पे टैक्स लिया, क्या इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि नहीं हम पैसा देंगे तुमको, तुमसे ले लेगी? तो ये क्या होते हैं? नॉन इंश्योरेबल रिस्क होते हैं। क्या होते हैं? नॉन इंश्योरेबल रिस्क होते हैं। ये होते हैं नॉन इंश्योरेबल रिस्क। तो इंश्योरेबल रिस्क कौन कौन से होंगे? आपका नेचुरल होगा और फिजिकल होगा। नॉन इंश्योरेबल आपका कौन सा हो जाएगा? इकोनॉमिक हो जाएगा और ह्यूमन हो जाएगा। ठीक है, मैं जब भी पढ़ाया करूं, पढ़ाते समय जो भी चीजें आपको दिक्कत हो रही होंगी, आप उसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको देखिए, समझिए और आप जान लीजिए। ठीक है, इसके लिए किसी नोट्स की जरूरत नहीं है, इसको पढ़िए, साथ में बुक पढ़िए, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो भी पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को लिखते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे रिलेटेड जो भी तुम्हारे टॉपिक्स होंगे मैं इधर कहीं लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है यहां पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये चैप्टर यहां पे हो गया कंप्लीट। ठीक, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसको बांटो। ठीक है, और हमारे और आपके बीच में मोहब्बत, प्यार, जुड़ाव बहुत जरूरी है। हम लोग भी तो आए ऐसे। चलो ठीक है बेटा, ओके बाय।